हेलो स्टूडेंट्स। देखिए हमारा टॉपिक चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया वेग के प्रकार। उसमें हमने दो वेग की बात कर ली थी। एक तो मैंने औसत वेग आपको बता दिया था, दूसरा मैंने आपको तात्क्षणिक वेग बता दिया था। अब हम बात करेंगे प्रारंभिक वेग की। प्रारंभिक वेग होता क्या है? ये किसी समय t बराबर 0 पर किसी समय t बराबर 0 पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है। किसी समय t बराबर 0 पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है, जिसका निर्धारण अभिक्रिया वेग व सांद्रता गुणनफल के आधार पर किया जाता है। अगर हम प्रारंभिक वेग निकालें तो क्या होगा? प्रारंभिक वेग बराबर अभिक्रिया वेग गुणा सांद्रता इसके लिए जब हम सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं, सांद्रता और समय के बीच में जब ग्राफ खींचते हैं तो देखो, सांद्रता और समय के बीच में जब ग्राफ खींचा जाता है तो उस स्थिति में एक अंतर पार्श्विक रेखा खींची जाती है, ये वाली। यानी कि इस t बराबर 0 पर ये एक अंतर पार्श्विक रेखा खींची जाती है। इस अंतर पार्श्विक रेखा या अंत्य पार्श्विक रेखा, इस अंत्य पार्श्विक रेखा पर जो t बराबर 0 पर जो वेग होगा वो उसका क्या होगा? प्रारंभिक वेग। इसके आधार पर यहाँ पर हम मान लीजिए ये है इसका C1 कंसंट्रेशन, तो ताप T1 हो गया और ये हो जाएगा C2 कंसंट्रेशन, ताप T2 हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है ट्राई एंगल, इस ट्राई एंगल से हम tan थीटा का निर्धारण कर लेते हैं। ये बिंदु A होता है, ये बिंदु B होता है, ये C होता है, ये कोण थीटा होता है। तो इस थीटा कोण से हम किसका निर्धारण कर देते हैं? tan थीटा का। और tan थीटा बराबर हो जाएगा AB अपॉन BC। यानी कि जो कंसंट्रेशन परिवर्तन है डेल C, वो किसके लिए है? क्योंकि अभिकारक की सांद्रता समय के अनुसार घटती है, इसलिए रेखा नीचे की ओर गई। तो उस स्थिति में चिन्ह कैसा आता है? माइनस का। तो डेल C अपॉन क्या हो जाएगा? डेल T। तो ये किसके लिए ग्राफ था भाई? प्रारंभिक वेग के लिए। अगर हमसे यहाँ से सांद्रता निकालनी है तो सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग अपॉन अभिक्रिया वेग। प्रारंभिक वेग अपॉन अभिक्रिया वेग, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हुआ, प्रारंभिक वेग क्या होता है? किसी समय t बराबर 0 पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है, जिसका निर्धारण अभिक्रिया वेग व सांद्रता गुणनफल के आधार पर किया जाता है। तो प्रारंभिक वेग बराबर होता है अभिक्रिया वेग इंटू सांद्रता। जब सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचा जाता है तो अभिकारक की सांद्रता समय के अनुसार घटती है, इसलिए ऋणात्मक ग्राफ प्राप्त होता है, नीचे की दिशा में प्राप्त होता है। और उस समय t बराबर 0 पर जब एक अंतर पार्श्विक रेखा खींची जाती है, अंत्य पार्श्विक रेखा, तो अंत्य पार्श्विक रेखा से 3 स्टेप ले लिए जाते हैं, A, B और बिंदु C। यहाँ पर कोण थीटा निर्धारित किया जाता है। तो उस स्थिति में जब tan थीटा निकालते हैं तो देखो, ये आधार, ये हो गया लंब हो गया, ये हो गया आधार। तो AB अपॉन BC बराबर ऋणात्मक चिन्ह इसलिए आया क्योंकि ये ऋणात्मक किसके लिए है? अभिकारक के लिए। तो अभिकारक प्रारंभिक वेग किस पर डिपेंड करेगा? अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करेगा। इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस डेल C अपॉन डेल T। और हम सांद्रता निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग अपॉन अभिक्रिया वेग। ये इससे किसका निर्धारण हो जाएगा भाई? सांद्रता का। तो ये कहलाता है प्रारंभिक वेग। किसी समय t बराबर 0 पर किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उसका प्रारंभिक वेग कहलाता है, जिसका निर्धारण
अभिक्रिया वेग में सांद्रता गुणनफल के आधार पर किया जाता है। प्रारंभिक वेग होता है अभिक्रिया वेग इंटू सांद्रता, जिसके आधार पर मैंने आपको ग्राफ बता दिया है। ग्राफ यानी कि अभिकारक की सांद्रता पर डिपेंड करता है, इसलिए सांद्रता और समय के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ इस प्रकार का आएगा। और अंतर पार्श्विक रेखा से t बराबर 0 पर जब tan थीटा निर्धारित करेंगे तो AB/BC बराबर माइनस डेल C अपॉन क्या हो जाएगा, डेल t हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता हम द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम अनुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम अनुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम यह कहता है अभिक्रिया वेग भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती पाया जाता है। तो इसमें लिखेंगे हम द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम अनुसार अभिक्रिया वेग भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती पाया जाता है। अभिक्रिया वेग भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती पाया जाता है। यानी कि अभिक्रिया वेग क्या होता है, dx/dt समानुपाती। मान लीजिए A प्लस में B अभिकारक हैं और किसमें चेंज हो रहे हैं, वो P। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम अनुसार अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर क्या निर्भरता होती है, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम अनुसार अभिक्रिया वेग भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती पाया जाता है। A प्लस में B चेंज क्या होता है, P। अभिक्रिया वेग क्या होता है, dx/dt समानुपाती A की कंसंट्रेशन और समानुपाती P की कंसंट्रेशन। दोनों की क्या हो गया, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम अनुसार अभिक्रिया वेग समानुपाती। क्लियर, समझ में आ गया होगा। dx/dt समानुपाती A की सांद्रता और B की सांद्रता। dx/dt बराबर समानुपाती चिन्ह हटेगा, एक नियतांक आएगा K, A की सांद्रता और B की सांद्रता। ठीक है, तो आपको पता है कि माना अभिकारक यहाँ K एक समानुपाती नियतांक है जिसे अभिक्रिया का वेग नियतांक भी कहा जाता है, जिसे अभिक्रिया का वेग नियतांक भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसको दर नियतांक भी कहते हैं। दर का मतलब होता है वेग, इसको दर नियतांक भी कहा जाता है। तो अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर जो निर्भरता होती है वो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम अनुसार होती है। अभिक्रिया वेग भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती पाया जाता है। अभी माना एक रासायनिक अभिक्रिया है A प्लस में B चेंज P, तो अभिक्रिया वेग होता है dx/dt समानुपाती A की सांद्रता और B की सांद्रता। समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा K dx/dt बराबर A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता। यहाँ K एक समानुपाती नियतांक है जिसे अभिक्रिया का वेग नियतांक भी कहा जाता है, जिसको दर नियतांक भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। जब इसमें माना अभिकारक A तथा B की सांद्रता C इकाई हो, कितनी हो भाई, इकाई हो। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिखेंगे हम, देखो dx
अपॉन dt बराबर के। C किसकी सांद्रता? A की, और C किसकी सांद्रता? B की, और CA बराबर CB कितना हो? इकाई हो। कितना हो? इकाई हो। तो क्या बचेगा भाई? dx अपॉन dt बराबर क्या बचेगा? k। यानी कि जब भाग लेने वाली किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो? इकाई हो, तो उस स्थिति में जो अभिक्रिया वेग होगा वो किसके बराबर होगा? दर नियतांक के बराबर पाया जाता है। तो अपन लिख सकते हैं जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की सांद्रता इकाई हो, तो उस स्थिति में अभिक्रिया वेग दर नियतांक के बराबर पाया जाता है। ठीक है। द्रव्यानुपात अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता क्या होती है? द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम अनुसार अभिक्रिया वेग भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती पाया जाता है। माना एक अभिक्रिया थी A और B, तो dx अपॉन माना एक अभिक्रिया थी A प्लस में B चेंज P, तो dx अपॉन dt समानुपाती A की सांद्रता और B की सांद्रता। तो dx अपॉन dt समानुपाती चिन्ह हटाते एक नियतांक आ गया K, A की सांद्रता और B की सांद्रता। K एक समानुपाती नियतांक है जिसे अभिक्रिया का वेग नियतांक भी कहा जाता है, जिसको दर नियतांक भी कहते हैं। माना अभिकारक A तथा B की सांद्रता कितनी है भाई? कितनी है? C है। तो A की सांद्रता भी C हो गई और B की सांद्रता भी C हो गई। तो CA बराबर CB बराबर कितनी मान ली हमने? इकाई मान ली। तो dx अपॉन dt बराबर क्या बचा भाई? K। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो, तो उस स्थिति में अभिक्रिया वेग किसके बराबर होगा? दर नियतांक के बराबर पाया जाता है। ठीक है। तो आगे इसमें देखते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया से देखो भाई dx अपॉन जो dt है वो क्या है? k है। यानी कि अभिक्रिया वेग भाग लेने वाले जो अभिकारक हैं और उनके समानुपाती जो चिन्ह आता है दर नियतांक, उसके क्या पाया जाता है? बराबर पाया जाता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ जो अभिक्रिया वेग की इकाई होगी, इकाई की बात करें, वो ही किसकी होगी? दर नियतांक की। तो अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होती है भाई? अभिक्रिया वेग की इकाई होती है मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो वो ही किसकी होगी? दर नियतांक की, क्योंकि dx अपॉन dt बराबर क्या है? k है। तो दर नियतांक की इकाई भी क्या होगी? यही होगी मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकेंड इनवर्स। तो ये थी अभिक्रिया वेग की सांद्रता पर निर्भरता, जिससे दर नियतांक या दर नियतांक या वेग गुणांक या वेग नियतांक का क्या होता है? निर्धारण होता है। इस k को हम क्या कह सकते हैं भाई? दर नियतांक भी कह सकते हैं, दर गुणांक भी कह सकते हैं, और दर नियतांक, दर गुणांक या वेग गुणांक भी कहा जा सकता है। तो dx अपॉन dt बराबर क्या होता है? k होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
क्रियाकारक परमाणु अणु आयन की वह संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता हो उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। तो परिभाषा क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अणु या आयन की वह संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन पाया जाता हो उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अणु आयन की वह संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन पाया जाता हो उसे क्या कहते हैं भाई, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि एक प्रयोगात्मक या प्रयोगात्मक मान यानी कि प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रयोगात्मक मान होता है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रयोगात्मक मान होता है। तो यह है प्रारंभिक व जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए लागू होती है। ये प्रारंभिक व जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए लागू होती है। यह भिन्न के रूप में भी हो सकती है, भिन्न के रूप में भी पाई जाती है। यह धनात्मक एवं ऋणात्मक तथा पूर्णांक मान में भी पाई जाती है। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अणु आयन की वह संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन पाया जाता हो उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अभिक्रिया की कोटि एक प्रैक्टिकली वैल्यू होती है, ध्यान रखना, प्रयोगात्मक मान होता है। ये प्रारंभिक व जटिल दोनों अभिक्रियाओं के लिए लागू होती है। यह भिन्न के रूप में भी हो सकती है और यह धनात्मक और ऋणात्मक तथा पूर्णांक मान में भी पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, ये तो क्या हो गई परिभाषा और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण। अभिक्रिया की कोटि कैसे निर्धारित होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अणु आयन की वह संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता हो उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम अनुसार द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम अनुसार भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है
उसे अभिक्रिया की कोटि के लिए उस संख्यात्मक मान को घातांक के रूप में लिखा जाता है। द्रव्यानुपाती क्रिया के अनुसार भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है उसे अभिक्रिया की कोटि के लिए उस संख्यात्मक मान को घातांक के रूप में लिखा जाता है। माना एक रासायनिक अभिक्रिया है P + Q + R चेंज P है। एक रासायनिक अभिक्रिया P + Q + R + चेंज P है, यानी अभिकारक एक ही मान लीजिए अभिकारक एक रासायनिक अभिक्रिया P + Q + R है, या हम इसको इस प्रकार लिखें कि माना A + B + C चेंज P है, तो अभिकारक A की कंसंट्रेशन में परिवर्तन है P, अभिकारक B की कंसंट्रेशन में परिवर्तन है Q और अभिकारक C की कंसंट्रेशन परिवर्तन है R। तो लॉ ऑफ मास एक्शन यानी द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से जो अभिक्रिया वेग होगा क्या होगा dx/dt समानुपाती किसके होगा अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के, A की सांद्रता B की सांद्रता और C की सांद्रता। A की सांद्रता में कितना परिवर्तन है P, B की सांद्रता में कितना है Q, C की सांद्रता में कितना है R। तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि कितनी हो गई, अभिक्रिया की कोटि हो गई भाई P + Q + R। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अणु आयन की वह संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता हो उसको अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अभिक्रिया की कोटि के संख्यात्मक मान को सांद्रता में घातांक के रूप में लिखा जाता है, यानी अभिकारकों की सांद्रता को घातांक के रूप में लिखा जाता है जितना परिवर्तन होता है द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम अनुसार भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या को जिनकी सांद्रता में परिवर्तन होता है उस अभिक्रिया की कोटि के लिए उस संख्यात्मक मान को घातांक के रूप में लिखा जाता है। माना A अभिकारक की सांद्रता में T परिवर्तन है, B अभिकारक की सांद्रता में Q परिवर्तन है, C अभिकारक की सांद्रता में R परिवर्तन है और सब किसमें चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट P में। तो द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से क्या होता है, अभिक्रिया वेग भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के क्या होता है समानुपाती होता है। तो अभिकारक A की सांद्रता में कितना परिवर्तन है P, अभिकारक B की सांद्रता में कितना परिवर्तन है Q और अभिकारक C की सांद्रता में कितना परिवर्तन है R। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी P + Q + R। ठीक है, तो आगे हम एक दो एग्जाम्पल की बात और करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ तक आप आराम से इसको बार देखना और देखने के बाद समझने की कोशिश करना। धन्यवाद।